हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो हम आ गए हैं अपने हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन के 2025 के सारे पीवाईक्यू रिकॉर्ड कर लिए मैंने बेटा। और सारे पीवाईक्यू मैंने सुपर फास्ट एक्सप्लेनेशन के साथ रिकॉर्ड किए हैं। मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट देने की कोशिश की है। हर क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि सबका आपका टाइम वेस्ट ना हो। टाइम वेस्ट जो करना है वो मैं करूँगा बेटा। मैंने एनालिसिस किए हैं जनवरी सेशन के, अप्रैल सेशन के, सारे जितने भी पेपर थे सारा सबका एनालिसिस कर लिया। और सबका एनालिसिस करके और मुझे जितना जल्दी जो एक्सप्लेन करना था ताकि कुछ छूटे भी ना, और जितना जल्दी एक्सप्लेन किया जा सके उतना जल्दी एक्सप्लेन किया जाए। तो जितनी भी मेहनत करनी थी वो मैं कर चुका हूँ। यस, आपको सिर्फ ये सीरीज़ देखनी है सुपर फास्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। 15 क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लेंगे आपके। लेकिन आपको कितने कॉन्सेप्ट समझाएंगे, कितने कॉन्सेप्ट सिखाएंगे बेटा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो ये सीरीज़ आपके कॉन्सेप्ट्स को बुलंद करने वाली सीरीज़ है, विक्ट्री सीरीज़ है। यस, चलिए शुरू कर रहे हैं बेटा, एक के बाद एक। जितने भी क्वेश्चन सारे पीवाईक्यू ही हैं। हो सकता है किसी में बोर्ड पर ना लिखा हो कि ये कौन सी सेशन का है, तो मैं नीचे लिख दूंगा ये इस सेशन का, ये इतने डेट का, इस शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर रहे हैं बेटा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं 2025 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन के। हेलो अल्केन हेलो एरिन में क्वेश्चन हमारा ये है। एक बार उसने यहाँ पर हमारा जो सबस्ट्रेट है वो दिया है, उस पर रिएजेंट AgNO2 डाला है और एक बार AgCN डाला है। और उसने पूछा है A क्या होगा और B क्या होगा। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट शिफ्ट का है, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। 28 जनवरी 2025 मतलब इसी ईयर का जेई मेंस का क्वेश्चन है। यस, तो हम सबको पता है बेटा AgNO2 में अगर हम बात करें तो AgNO2 में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो नाइट्रोजन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। यस, इसी तरह AgCN में भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन होता है तो यहाँ पार्शियल प्लस है और यहाँ पार्शियल माइनस है, तो नाइट्रोजन अटैक करेगा। तो बताओ B क्या बन जाएगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा तो B हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और कौन जुड़ जाएगा, NC जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन ने अटैक किया है। यस, क्लियर है। और इसी तरह से यहाँ पर भी कौन जुड़ेगा, यहाँ पर भी नाइट्रोजन अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा तो N जुड़ेगा, मतलब नाइट्रो अल्केन बन जाएगा। तो हमारे पास CH3 CH2 और कौन जुड़ जाएगा, N जुड़ जाएगा। और N जुड़ जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नाइट्रो एल्केन बन जाएगा, नाइट्रोप्रोपेन बन जाएगा। यहाँ पर ये हमारा A है तो A हमारा बन गया नाइट्रोप्रोपेन एंड B हमारा बन गया यहाँ पर आइसोसाइनाइड। यस बच्चों, हम सेकंड क्वेश्चन हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन पर आ चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा है हमारे पास कोई एल्काइल ब्रोमाइड है, उसके पहले स्टेप में मैग्नीशियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ऐड किया है, सेकंड स्टेप में हमने वाटर ऐड किया है और हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो बना है आइसोपेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन। यस, आइसोपेंटेन जो बना है, अब वो यूँ कह रहा है इसमें हम कितने मैक्सिमम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर सकते हैं टू प्रिपेयर दिस आइसोपेंटेन। ठीक है, तो हमें सबको पता है बेटा रिएक्शन क्या होती है। हमारे पास जब भी RBR होता है और जब भी मैग्नीशियम की ड्राई ईथर में रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम बीच में इंसर्ट हो जाता है और हमारी जो रिएक्शन है उसमें कौन बन जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है RMgX। यस, और अब RMgX पे वाटर डालेंगे तो R माइनस है वो H+ को लेकर RH एल्केन बना लेगा। और ये जो एल्केन उसने दिया है ये एल्केन हमें कौन मिला है, ये हमारे पास बना है आइसोपेंटेन। कौन बना है, आइसोपेंटेन। तो देखो यहाँ पर अगर हम लेबलिंग करें तो AA B C D, इसका मतलब यहाँ सिर्फ 4 टाइप के हाइड्रोजन हैं। तो कहीं ना कहीं मैग्नीशियम या तो यहाँ जुड़ा होगा, यस MgBr, या तो B पर जुड़ा होगा या C पर या D पर। और स्ट्रक्चरल आइसोमर इसमें 4 ही पॉसिबल हैं, तो उसने सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोला है, स्टीरियो की बात नहीं की है। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 4। क्योंकि अगर मान लो A पर Mg जुड़ा होता या B पर Mg जुड़ा होता, अगर मान लो MgBr ऐसे जुड़ा होता तो हमारा एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता जो H+ लेकर ये आइसोपेंटेन बना देता। या हो सकता है कि हमारे पास MgBr यहाँ होता तो यहाँ ना रहा होता। यस, इसी तरह से C पर हो सकता था, इसी तरह से D पर हो सकता था। यस बेटा, क्वेश्चन हमारे पास है इस रिएक्शन में जब हमने ये सबस्ट्रेट लिया, यहाँ पर AgCN, यहाँ पर हमने रिएजेंट डाला है तो मेजर प्रोडक्ट बनाना है। AgCN में हमारे पास नाइट्रोजन जो होता है वो अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। अब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है तो हमें पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फैक्टर अफेक्टिंग में हम सबसे पहला पॉइंट यही पढ़ते हैं, बेटर द लिविंग ग्रुप फास्टर वुड बी द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या यहाँ पर लिविंग ग्रुप की एबिलिटी देखते हैं तो F- से अच्छा लिविंग ग्रुप Cl- होता है और Cl- से अच्छा लिविंग ग्रुप Br- होता है और Br- से अच्छा लिविंग ग्रुप
I माइनस होता है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये नाइट्रोजन यहाँ पर अटैक करके और इस आयोडीन को निकाल देगा? तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा एलिफेटिक सेंटर पर हो पाएगी। बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए हेलोजन्स को वो रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि बेंजीन के ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सिमिलरली ये वाला ब्रोमीन भी रिप्लेस नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ये नाइट्रोजन यहाँ पर अटैक करेगा और कौन निकलेगा? Cl- और जो हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा, जो कि एक ऑप्शन में भी तुम्हें पक्का मिलने वाला था इधर, ठीक है, यहाँ पर I एज इट इज रहने वाला है, यहाँ पर Br एज इट इज रहने वाला है, और यहाँ पर हमारा आइसोसाइनाइड बन जाएगा। दैट इज आवर फाइनल आंसर। यस यस बेटा, क्वेश्चन हमारे पास है स्टेटमेंट 1 और 2 में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, बोथ करेक्ट है, बोथ इनकरेक्ट है, इस टाइप का क्वेश्चन है हमारा। यस तो अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो सबसे पहले उसने दिया है ये वाला सबस्ट्रेट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन, दो इट इज ए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। जब भी हम SN1 रिएक्शन में अगर SN1 रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये चेक करना होता है, तो हम बात कर रहे होते हैं बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। तो क्या यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलने के बाद जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबल बनेगा, ये हमें चेक करना है। तो बताओ, अगर लिविंग ग्रुप यहाँ से Cl- निकल गया, तो Cl- अगर निकला तो क्या हमारे पास यहाँ पर कार्बोकेटाइन CH2+ बन गया, और ये कार्बोकेटाइन तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके नेबर में कौन है, इसका पड़ोसी कौन है, लोन पेयर है। तो यस, इसका मतलब ये कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि SN1 रिएक्शन होगी, चाहे ये प्राइमरी ही क्यों ना रहा हो, क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से उसने बोला नियोपेंटाइल क्लोराइड है। यस, नियोपेंटाइल क्लोराइड विल नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन शो नहीं करेगा, जबकि एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। यस, ये बात बिल्कुल सही है ये भी, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा जो प्राइमरी सेंटर है, इसके साइड में बहुत सारे बल्कि ग्रुप आने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाती है। यस, क्या स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाती है, और स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, SN2 ईजिली नहीं हो पाती। यस, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यस बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस। सोल्वोलाइसिस जब भी हमारे पास आता है बेटा, हम सबको पता है सोल्वोलाइसिस हम SN1 रिएक्शन में यूज़ करते हैं वर्ड, और इन कंपाउंड्स में अगर SN1 रिएक्शंस हमें चेक करनी है अल्काइल हैलाइड्स में, तो हम सबको पता है SN1 की रिएक्टिविटी देखी जाती है बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यस, हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखनी है, और हमारी सोल्वोलाइसिस रिएक्शन की रेट हम डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास जो कार्बोकेटाइन होगा वो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होगा, यहाँ पर हमारे पास टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहाँ से जैसे ही Br- निकलेगा तो ये भी बेंजाइलिक है, लेकिन यहाँ पर दो बेंजीन रिंग की वजह से रेजोनेंस ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, और ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। तो ऑब्वियसली बेटा C सबसे ज़्यादा स्टेबल रहा होगा, C की रेट सबसे ज़्यादा रही होगी, C की रेट सबसे ज़्यादा रही होगी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 तो कैंसिल आउट हो चुके हैं। यस, जैसे ही C के बाद हम देखेंगे तो हमारे पास बेंजाइलिक ज़्यादा स्टेबल है, तो C के बाद B ऑप्शन आएगा। तो यस, दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर। B के बाद हमारे पास A आएगा टर्सरी की वजह से, और सबसे लास्ट में हमारा सेकेंडरी D वाला आएगा। यस बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास, उसने दो स्टेटमेंट दी हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, बोथ करेक्ट या बोथ इनकरेक्ट, इस टाइप से हमारे पास ऑप्शन मिलेंगे। या स्टेटमेंट फर्स्ट में उसने बोला है एल्कोहल्स आर फॉर्म्ड बाई, एल्कोहल्स फॉर्म की जाती हैं एल्काइल क्लोराइड से जब एक्वस के वजह से ट्रीट किया जाए बाय एलिमिनेशन रिएक्शंस। यस, उसने बोला है जब भी हम एल्काइल क्लोराइड्स को लेंगे और उसको ऊपर एक्वस KOH डालेंगे, तो हमें पता है, बिल्कुल सही बात है बेटा, यहाँ पर पार्शियल प्लस रहा होगा, यहाँ पार्शियल माइनस, ये अटैक कर रहा होगा, लिविंग ग्रुप निकल रहा होगा, तो एल्कोहल बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे उसने जो वर्ड बोला है ना वो गलत है, क्योंकि हमें पता है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ना कि एलिमिनेशन रिएक्शन है। यस, इसका मतलब यहाँ एलिमिनेशन वर्ड आना गलत है, तो स्टेटमेंट 1 है वो हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट हो जाएगी। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है, ना कि एलिमिनेशन का। या सेकंड स्टेटमेंट में उसने क्या बोला है? सेकंड स्टेटमेंट में उसने बोला है एल्काइल क्लोराइड से हम एल्कीन बना सकते हैं, और किसको यूज़ करके, सॉरी, एल्कोहलिक KOH को यूज़ करके एल्कीन बना सकते हैं। ठीक है, उसने बोला है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास लेट्स से हमारे पास ये वाला एल्काइल क्लोराइड है, ये वाला एल्काइल क्लोराइड है, ये वाला एल्काइल क्लोराइड है। यस,
ठीक है। तो अल्कोहलिक केओएच डालेंगे, कौन डालेंगे बेटा, अल्कोहलिक केओएच डालेंगे, जो कि बेस की तरह से बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है। और ये इस H+ को ले रहा होगा जो कि हेलोजन के बीटा पोजीशन पर है, और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे होंगे और लिविंग ग्रुप निकल रहा होगा और हमारे पास एल्कीन बन रहा होगा। तो मतलब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया है अल्कोहलिक केओएच ने, बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट 2 है वो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। यस बेटा, यस बेटा। क्वेश्चन उसने कहा है कि मेजर प्रोडक्ट बताना है इन फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन से। यस, तो सबसे पहले Br2HNU से हमें पता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और टर्सरी रेडिकल पर हमारे पास Br जुड़ जाएगा। तो पहले स्टेप का जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा होगा वो हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से Br यहाँ टर्सरी पर जुड़ चुका होगा। फिर अल्कोहलिक केओएच से हमें पता है यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगी, E2 एलिमिनेशन हो जाएगी, सेट जब प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा मेजर प्रोडक्ट रहा होगा तो हमारे पास ये वाली एल्कीन बन चुकी होगी। यस, क्लियर है। और फिर HBr और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, यस सबको पता है एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है और यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट का ऑप्शन भी नहीं होता। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बन चुका होगा, यहाँ पर Br जुड़ चुका होगा और इधर H गया होगा। तो H हम दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे। यस, दैट वुड बी द आवर करेक्ट आंसर। यस बेटा, यस बेटा। क्वेश्चन हमारे पास है, उसने 2 ब्रोमोपेंटेन लिया, अल्कोहलिक केओएच डालकर उसने P मेजर प्रोडक्ट बनाया है और उस पर उसने Br2 की रिएक्शन करा के क्यों बनाया है। तो अगर हम बात करें तो अल्कोहलिक केओएच क्या कर रहा होगा, अल्कोहलिक केओएच हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहा होगा और एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहा होगा तो हमारे पास यहाँ पर जो बन रहा होगा तो वो हमारे पास जो P है वो ये बन रहा होगा एल्कीन। मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं बेटा। यस, सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग। यस, और फिर अगर एल्कीन पर Br2 का एडिशन करेंगे तो हमारे पास Br2 का एडिशन हो जाएगा और यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पर भी ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास P बन चुका है और ये हमारे पास Q बन चुका है। यस, अब देखो आगे उसने क्या बोला, कंसिडर द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इफ 151 ग्राम ऑफ, ये हमने 151 ग्राम ले लिया है, ये 151 ग्राम ले लिया है। यस, 151 ग्राम के बाद क्या बोला है, ठीक है, अगर इल्ड जो बना है P का वो 80% है, P का इल्ड जो है वो 80% है, तो इल्ड इस रिएक्शन का कितना है, 80% है। और फिर अगली रिएक्शन का इल्ड उसने बोला है 100% है। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर इसका 1 मोल लेंगे, इसका 1 मोल लेंगे तो इसका 80% इल्ड के अकॉर्डिंग कितना बनेगा, 0.8 मोल बनेगा। और इसका अगर 100% इल्ड होगा तो 0.8 मोल से इसका कितना मोल बनेगा, 0.8 मोल बन जाएगा, 0.8 मोल बन जाएगा। ठीक है, तो इसका हमसे पूछा नहीं तो हम डायरेक्ट इस पर जाएंगे, मतलब इसके 1 मोल से इसके 0.8 मोल बनते हैं। तो 151 ग्राम की अगर बात करें तो इसका मोलर मास 151 आएगा, तो नंबर ऑफ मोल कितने आ जाएंगे, 151/151। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 मोल ही इसका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो 1 मोल से इसके कितने बनते हैं, 0.8 मोल। तो 0.8 मोल बन जाएंगे हमारे पास Q के, 0.8 मोल बन जाएंगे Q के। और Q का जब मोलर मास निकालेंगे हम तो ये ऐड करने पर आएगा 230 ग्राम। कितने ग्राम आएगा, 230 ग्राम, मतलब 1 मोल का मास 230 ग्राम है। तो 0.8 मोल का मास कितना आ जाएगा, 0.8 इंटू 230 ग्राम आ जाएगा Q का मास, इतने ग्राम आ जाएगा बेटा। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 184 ग्राम आंसर आ रहा है हमारे पास। कितना आ रहा है, 184 ग्राम आंसर आ रहा है। यस, यस बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है, उसने ये सबस्ट्रेट लिया है और यहाँ पर KOH इथेनॉल में, मतलब अल्कोहलिक KOH लिया है एक्सेस में और हीट करके, और पूछा है क्या कंपाउंड होगा। 4 ऑप्शन दिए थे उसने IUPAC नेम के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर नहीं बनाए थे, IUPAC नेम दिए थे। तो सबसे पहले हम सबको पता है यहाँ पर जब एलिमिनेशन होगा तो ये वाला अगर हमारा अल्फा हाइड्रोजन है तो बीटा ये होगा, बीटा ये होगा। इसी तरह से इसके रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो अल्फा ये है तो इसके रेस्पेक्ट में बीटा इधर भी है और बीटा इधर भी। अगर इधर हम डबल बॉन्ड बना दें या फिर इधर डबल बॉन्ड बना के इधर डबल बॉन्ड बना दे तो हमें पता है सबको बेटा, कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। क्या, कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। तो वहाँ अगर डबल बॉन्ड बनाने जाओगे तो कॉन्जुगेशन नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है, तो अगर ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला Br निकल जाए एलिमिनेशन के थ्रू पहले स्टेप में तो एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। और अगर ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ब्रोमीन निकल जाए तो एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो देखो कॉन्जुगेटेड एल्कीन बन जाएगी हमारी। तो अगर कॉन्जुगेटेड एल्कीन हमें पता है ज़्यादा स्टेबल होती है, तो कॉन्जुगेटेड अगर हमारे पास एल्कीन बन चुकी है, क्या बन चुकी है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन अगर हमारे पास बन चुकी है तो कॉन्जुगेटेड एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये हमारा प्रोडक्ट रहा होगा। यहाँ पर HBr से डबल बॉन्ड आ गया होगा और यहाँ से एलिमिनेशन से डबल बॉन्ड आ गया होगा।
अब IUPAC नेम लिखते टाइम बेटा यहाँ पर फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग को सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे तो हमारी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा नाम हो जाएगा 2 फिनाइल हेप्टा 2 4 डाइईन 2 फिनाइल हेप्टा 2,4 डाइईन। यस, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है, उसने पूछा है इथाइल बेंजीन से हम ये वाला प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, कौन से रिएजेंट यूज़ करेंगे। तो हमें सबको पता चल रहा है बेटा, जब हम इनको गौर से देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है। तो कहीं ना कहीं एल्कोहलिक KOH यूज हुआ होगा या एक्वस KOH यूज हुआ होगा। तो हमें पता है एल्कोहलिक KOH यूज हुआ होगा, एक्वस KOH यूज नहीं हुआ होगा। तो हम ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 को तो बिल्कुल क्लियरली हटा सकते हैं। अब ऑप्शन बी को हम देखते हैं, Cl2 एनहाइड्रस Cl3 सबको पता है, Cl2 और एनहाइड्रस AlCl3 क्या कर रहा होगा, Cl+ को जनरेट कर रहा होगा, और Cl+ को जनरेट कर रहा होगा तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर Cl जुड़ चुका होगा। कौन जुड़ चुका होगा, Cl जुड़ चुका होगा। अगले स्टेप में उसने Br2 और Fe डाला है, तो Br2 और Fe भी क्या जनरेट कर रहे होंगे, Br+। ये इसके पैरा पर जब जुड़ चुका है Cl, तो अगले स्टेप में Br कहाँ जुड़ा होगा, ऑर्थो पर। और फिर एल्कोहलिक KOH हमारे यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ऑप्शन 2 इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन 3 पक्का करेक्ट रहा होगा। तो एक बार देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 को। ठीक है, सबसे पहले उसने Br2 और Fe डाला, तो यहाँ से हमारे पास Br+ का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव है, पैरा वाला हमारा मेजर रहा होगा। फिर उसने Cl2 और हीट ऐड की है, हीट या सनलाइट की प्रेजेंस में, डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2 Cl रेडिकल बनाएगा, और Cl रेडिकल कहाँ जाएगा, बेंजाइलिक रेडिकल पोजीशन पर Cl जुड़ जाएगा, और बेंजाइलिक पर Cl जुड़ जाएगा तो अगला अल्कोहलिक KOH यहाँ पर क्या करा देगा, एलिमिनेशन करा देगा। और एलिमिनेशन कराने के बाद हमें पता चल चुका है प्रोडक्ट यही बनने वाला है। यस बेटा, तो अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। यस बेटा, क्वेश्चन हमारे पास है, उसने कहा है इस रिएक्शन में D को आइडेंटिफाई करो और कितने sp2 कार्बन है इस D के पास वो बताना है। तो सबसे पहले ये हमारे पास एसिटोफिनोन है, PCl5 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो हमें पता है यहाँ पर हमारे पास Cl और ये Cl और ये CH3 हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, और POCl3 साइड में प्रोडक्ट निकल जाएगा। यस, ठीक है। फिर उसके बाद में जब हम यहाँ पर NaNH2 अमोनिया की प्रेजेंस में ऐड कर रहे हैं तो ये हमें पता है बेस की तरह बिहेव करता है, और बेस की तरह बिहेव करता है तो कैसी रिएक्शन शो करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। यस, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। तो हमें पता है अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन निकल जाता है। तो अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा पहले, ठीक है। और फिर क्योंकि उसने 3 इक्विवेलेंट लिए हैं तो अगला दूसरा इक्विवेलेंट, इस जब मैं ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूँ, इस Cl को और इस H को निकाल के यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन चुका होगा। तो हमारे पास जो B में उसने 3 इक्विवेलेंट यूज़ किए, अभी हमने 2 ही किए हैं। तो देखो 2 इक्विवेलेंट यूज़ करने के बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH बन चुका होगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH बन चुका होगा। और क्योंकि ये sp कार्बन है और sp कार्बन से जुड़ा हुआ H+ NaNH2 फिर से निकाल सकता है, तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हुई होगी। थर्ड इक्विवेलेंट जो NaNH2 का थर्ड इक्विवेलेंट हम ऐड कर रहे हैं अमोनिया की प्रेजेंस में, कहीं ना कहीं वो इस H+ को ले रहा होगा, और H+ को लेने के बाद यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर सोल्ट बन रहा होगा। यस, फिर उसके बाद एसिडिफाई कर देंगे तो H+ डालेंगे, तो H+ डालने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर H+ डालने के बाद फिर से हमारे पास एल्काइन बन चुका होगा। ठीक है, तो ये हमारा एल्काइन बन चुका। फिर उसके बाद में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जब रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में वाटर का एडिशन होता है बाय एंटी मार्कोनिकोव रूल। यस, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन, वाटर मतलब एक तरफ H जुड़ेगा और एक तरफ OH जुड़ेगा, और एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग यहाँ इस तरफ OH जुड़ जाएगा और इस तरफ कौन जुड़ जाएगा बेटा, H जुड़ जाएगा। तो हमारे पास जो D बनेगा वो बनेगा PHC, इधर बन जाएगा H डबल बॉन्ड CH और यहाँ बन जाएगा OH। यस, और अब हम लास्ट स्टेप में इसको टोटोमराइज अगर करा दें, टोटोमराइज अगर अपन करा दें तो हमारे पास ये बन चुका होगा PHCH2 C डबल बॉन्ड H। और PH को अगर मान लो मैं ओपन करके लिख रूँ, ठीक है, तो PH को हमने ये ओपन करके लिख लिया है CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो देखो 1 2 3 4 5 6 बेंजीन के सारे कार्बन sp2 और एक ये वाला कार्बन sp2। तो आवर आंसर इज 7 कार्बन्स आर sp2, 7 कार्बन इसमें sp2 होंगे। यस बेटा, ओके।
यस बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है, इन सब में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टाइम पर कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा। तो अगर हम बात करें कार्बोकेटायन बनाने के लिए, तो सबसे पहले लिविंग ग्रुप को निकलना होता है, लिविंग ग्रुप को निकलना होता है, लिविंग ग्रुप को निकलना होता है और लिविंग ग्रुप को निकलना होता है। तो लिविंग ग्रुप निकलने के बाद यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बना होगा वो हमारे पास 3 बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस शो कर रहा होगा। यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बोकेटायन एक ही रिंग के साथ, एक ही बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस शो कर रहा होगा। यहाँ पर ये एलाइलिक कार्बोकेटायन है और ये वाला भी एलाइलिक कार्बोकेटायन है। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस इधर शो होने वाला है, तो ट्राईफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल हेयर। यस, ओके बेटा। यस बेटा, उसने क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर ए और बी प्रोडक्ट बताइए। ब्रोमोबेंजीन पर उसने SO3 और H2SO4 डाला है, तो हमें पता है ये सल्फोनेशन रिएक्शन है। और सल्फोनेशन रिएक्शन में हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन में या हेलो एरीन्स में, क्योंकि वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होते हैं, क्योंकि वो थोड़े से डीएक्टिवेटिव होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से, बट रेजोनेंस से वो +M इफेक्ट की वजह से वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव हो जाते हैं। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट रहा होगा वो हमारा रहा होगा पैरा पोजीशन पर सल्फोनेशन हो जाएगा। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट रहा होगा जो कि ए बन चुका है। यस, फिर से उसने Fe की प्रेजेंस में Br2 ऐड किया, तो यहाँ पर फिर से हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Br+। अब Br+ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, ये है क्वेश्चन। तो हमारे पास ये तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये हमारे पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। यस, ये वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। यस, क्या है, वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो हम यहाँ से इसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहे होंगे, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव है और पैरा पहले से ऑक्यूपाई हो चुकी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दूसरा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारा इस ब्रोमीन के रेस्पेक्टिव में ऑर्थो पोजीशन पर जा रहा होगा। तो हमारा जो बी प्रोडक्ट है वो बी प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर Br और इसके ऑर्थो पर Br और यहाँ पर SO3H। ये हमारा बी बन चुका है बेटा और ये हमारा ए बन चुका है। नीचे 4 ऑप्शन थे, उनमें से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यस, थैंक यू। यस बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अप्लाइड टू प्रिपेयर एल्कीन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन में एल्कीन नहीं बन रहा होगा एलिमिनेशन रिएक्शंस के थ्रू। यस, सबसे पहले अगर हम बात करें एल्कोहलिक NaOH या एल्कोहलिक KOH या NaOR, जब भी हमें दिख जाएगा Na+ और OR- तो वह एलिमिनेशन प्रीफर करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पक्का एलिमिनेशन रिएक्शन रही होगी। और हमें पता है अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन निकल के डबल बॉन्ड बना लेंगे, और डबल बॉन्ड बना लेंगे तो बेटा यहाँ तो एलिमिनेशन हो रही है, इसका मतलब इधर एलिमिनेशन हो रही है। ठीक है, उसके बाद में एक्वस KOH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पर अटैक कर रहा होगा और लिविंग ग्रुप निकल रहा होगा, और हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा, Br की जगह OH लग रहा होगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा होगा वो Br की जगह OH लग जाएगा। यस, क्लियर है। इसी तरह से Na+ OMe-, यस, ये एलिमिनेशन करेगा और ये एलिमिनेशन करेगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो हमारे पास एल्कीन बन जाएगी इस रिएक्शन में, ये वाली। ठीक है, Na2Cr2O7 फिनोल के ऊपर H+ की प्रेजेंस में बेटा ऑक्सीडेशन करता है और क्यूनोन बनाता है। ऑक्सीडेशन करके क्या बनाता है, क्यूनोन बनाता है, और ऑक्सीडेशन करके अगर क्यूनोन बनाएगा तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह से कॉपर 573 केल्विन पर डिहाइड्रेशन करता है, जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू होता है, और एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू डिहाइड्रेशन होता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास एल्कीन बनते हैं बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास एलिमिनेशन होने वाला है, यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं होने वाला, यहाँ होने वाला है और यहाँ नहीं होने वाला। तो कैन नॉट भी पूछा है, तो कैन नॉट भी मतलब बी और डी। तो हमारा जो आंसर जिस ऑप्शन में 1 में 2 में 3 में जिस भी ऑप्शन में बी और डी आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स से 3rd ऑप्शन में बी और डी था तो 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाता। यस, ओके। यस बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वही स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, 2 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, 1 इनकरेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, इस टाइप से हमारा क्वेश्चन मिलेगा। यस, इस क्वेश्चन में उसने बोला है ये वाला कंपाउंड अंडरगो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस फास्टर देन दिस कंपाउंड। तो यस बेटा, बिल्कुल सही बात है, और इसका रीजन है NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। देखो, जब भी हमारे पास लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप के बीटा पोजीशन यहाँ पर है और उससे जुड़ा हुआ एटम डायरेक्टली अगर उसके पास लोन पेयर होता है तो लोन पेयर होता है तो वो हमेशा
नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करेगा और इस लिविंग ग्रुप को निकाल देता है। और जैसे ही ये लिविंग ग्रुप निकलेगा तो बताओ नाइट्रोजन से इथाइल, इथाइल तो हमारे पास जुड़ चुका, इथाइल इथाइल तो यहाँ पर जुड़ा हुआ था, ये CH2 एज इट इज़ है और यहाँ पर 3 मेंबर रिंग बन जाएगी और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस। अब उसने बोला एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, अब हमारे पास OH माइनस अटैक कर रहा होगा या न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा या OH माइनस अटैक कर रहा होगा। तो यहाँ पर OH माइनस ने अटैक किया तो ये 3 मेंबर रिंग है वो ओपन हो जाएगी। तो हमारा जो प्रोडक्ट हो क्या बन जाएगा, हमारे पास ET यस, ये हमारा ये CH2 और इस CH2 से ये वाला CH2 और इस CH2 से हमारा कौन जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, जो कि यहाँ पर OH है तो OH माइनस अगर न्यूक्लियोफाइल है तो OH जुड़ चुका होगा। यस, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यस, क्यों, क्योंकि NGP हुआ है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हुआ है। फिर उसके बाद में इसने बोला है दिस कंपाउंड में इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस फर्स्ट। पहले इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, बिल्कुल सही जवाब। पहले नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करके और लिविंग ग्रुप को निकाल रहा है, मतलब इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है बाय इन्वॉल्विंग लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम। यस, तो बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं बेटा इधर। यस, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके।